हेलो स्टूडेंट्स, बीए पार्ट सेकंड के स्टूडेंट्स को मैं डॉक्टर मनोरमा त्यागी आज पेपर फर्स्ट का चैप्टर पढ़ाऊंगी, द्रव्य संबद्ध विकृतियों का उपचार। इससे पहले वीडियो में मैंने आपको द्रव्य संबद्ध या सब्सटेंस रिलेटेड जो विकृति होती हैं उनके बारे में बताया था कि वो कौन कौन सी हैं, उनके कारण क्या हैं। आज मैं द्रव्य संबद्ध विकृतियों के उपचार के बारे में बताऊंगी कि विभिन्न प्रकार के द्रव्य लेने से, जैसे अल्कोहल, निकोटीन, स्मोकिंग, इस तरह का जो नशीले पदार्थों का सेवन करने से व्यक्ति में जो विकृति उत्पन्न हो जाती है उसका क्या उपचार है। मुख्य रूप से जो इस संबंध में चिकित्सा पद्धतियों का उपयोग किया जाता है उसमें है सूझ चिकित्सा, व्यवहार परक चिकित्सा, जैविक चिकित्सा, आत्म मदद कार्यक्रम, नियंत्रित औषध उपयोग, सामाजिक सांस्कृतिक उपचार और रोकथाम। तो सबसे पहले बात करेंगे सूझ चिकित्सा। सूझ कहते हैं इंसाइट को। इंसाइट का मतलब है व्यक्ति के मन के अंदर एक सूझ या समझ उत्पन्न करना। इस तरह की चिकित्सा विधि में चिकित्सक औषधि दुरुपयोग करने वाले व्यक्ति को उन मनोवैज्ञानिक कारकों से अवगत कराने की कोशिश करते हैं जो उनकी समस्याओं से संबद्ध होते हैं। जैसे मनोगतिकी, साइकोडायनेमिक चिकित्सा में चिकित्सक व्यक्ति के मन के भीतर के संघर्ष का पता लगाकर उसको कम करने की कोशिश करते हैं और उसके बाद द्रव्य संबंध जीवन शैली को बदलने का पूरा प्रयास किया जाता है। तो इसको सूझ चिकित्सा पद्धति कहा गया है। दूसरी जो चिकित्सा पद्धति है वो है व्यवहार परक। इसको संज्ञानात्मक चिकित्सा भी कहते हैं। इसके अंतर्गत, व्यवहार परक चिकित्सा के अंतर्गत अनेक प्रकार की विधियां हैं, जैसे विरुचि अनुबंधन। विरुचि अनुबंधन से मतलब है कि इस चिकित्सा विधि में जब व्यक्ति औषधि ले रहा होता है या ड्रग्स ले रहा होता है, ठीक उसी समय कुछ अदुखद उद्दीपक जैसे बिजली का आघात आदि बार बार उपस्थित किया जाता है या कोई दवाई दी जाती है जिससे कि मद्यपान करने के बाद या नशीले पदार्थ खाने के बाद जब ये औषधि दी जाती है तो उसको मितली या उल्टी हो जाती है। तो उसको एक विरुचि का या एवर्सिव जिसको कहेंगे अनुभव होता है। इस ढंग से बार बार करने पर कि कोई भी औषधि का उपयोग या कोई नकारात्मक उद्दीपक का उपयोग करने से जब व्यक्ति के अंदर शराब या अन्य द्रव्यों के प्रति अरुचि उत्पन्न होने लगती है तो उसको विरुचि अनुबंधन कहा गया है। और बार बार ऐसा करने से व्यक्ति औषधि के प्रति या ड्रग्स के प्रति उसकी लालसा कम हो जाती है। अगली जो विधि है इसमें व्यवहार परक चिकित्सा में वो है अंतःसंवेदीकरण। अंतःसंवेदीकरण का मतलब है कि मद्यपानता व्यसनी को मद्यपान करते समय काफ़ी डरावना, घबरा देने वाला, विकर्षण उत्पन्न करने वाले दृश्य के बारे में सोचने को कहा जाता है। इसके पीछे धारणा ये होती है कि ऐसे काल्पनिक दृश्य का मद्यपानता व्यवहार के साथ जब जोड़कर प्रस्तुत होते हैं तो स्वभावतः व्यक्ति में मद्यपान या द्रव्यों के प्रति एक नकारात्मक मनोवृत्ति उत्पन्न हो जाती है और वह ऐसा व्यवहार करना कम कर देता है या समाप्त कर देता है। उसके बाद अगला जो व्यवहार परक चिकित्सा पद्धति में जो टेक्निक अपनाई जाती है वो है वैकल्पिक प्रशिक्षण। इस प्रविधि में मद्यपान व्यसनी को कुछ सामाजिक कौशल का प्रशिक्षण इस ढंग से दिया जाता है कि वो मद्यपानता के प्रति अपने आक्रोश को ठीक ढंग से व्यक्त कर सके तथा साथ ही साथ मद्यपानता के प्रति सामाजिक दबाव का मुकाबला भी ठीक ढंग से कर सके। तो ये कुछ व्यवहार परक चिकित्सा पद्धति के अंतर्गत कुछ पद्धतियों का उपयोग उपचार में किया जाता है। अगला जो है वो है जैविक चिकित्सा। जैविक चिकित्सा में कई विधियां हैं, जैसे पहली है डिटॉक्सिफिकेशन। डिटॉक्सिफिकेशन वह विधि है जिसमें व्यक्ति को कोई दूसरी ऐसी औषधि लेने के लिए कहा जाता है
जो प्रत्याहार के लक्षणों को कम करता है। जैसे चिंता विरोधी औषधि का उपयोग अक्सर गंभीर अल्कोहल प्रत्याहार प्रतिक्रियाओं को कम करने के लिए किया जाता है। उसके बाद है प्रतिरोधी औषध। प्रतिरोधी औषध ये भी जैविक चिकित्सा का ही एक विधि है कि जब रोगी सफलतापूर्वक औषधि के दुरुपयोग या उपयोग से अपने आप को दूर करने में सफल हो जाता है, तो अगली चुनौती यह आती है कि ऐसा क्या उपाय किया जाए कि उसमें औषधि दुरुपयोग या निर्भरता से फिर से उत्पन्न ना हो। तो एक ऐसी ही जैविक प्रविधि में द्रव्य संबद्ध विकृति से ग्रसित व्यक्ति में प्रतिरोधी औषधि दी जाती है, जो व्यसनी औषधि के प्रभाव को बदल देती है या फिर रोक देती है। तो इसको प्रतिरोधी औषध चिकित्सा विधि कहते हैं। उसके बाद जैविक चिकित्सा के बाद जो अगली विधि है वो है आत्म मदद कार्यक्रम, सेल्फ हेल्प प्रोग्राम। नैदानिक हस्तक्षेप के बढ़ते हुए दर और सीमित सफलता के कारण कुछ औषधि व्यसनियों द्वारा आपस में एक दूसरे की मदद करने के ख्याल से तथा बिना किसी पेशेवर मदद के ही विशेष संगठन का निर्माण किया गया है। इस तरह का प्रथम प्रयास 1935 में ओहियो राज्य में किया गया, जो जब दो मद्यपान व्यसनी ने आपस में मिलकर एक दूसरे की मदद करने की इच्छा व्यक्त की। इसमें आपस में जो व्यसनी लोग हैं वो आपस में एक दूसरे की मदद करते हैं। इस तरह के समूह को आत्म मदद समूह तथा व्यसनता दूर करने के ख्याल से चलाए गए कार्यक्रम को आत्म मदद कार्यक्रम कहा जाता है। उसके बाद जो अगली चिकित्सा पद्धति है वो है परहेज या नियंत्रित औषध उपयोग। आधुनिक मनोवैज्ञानिकों और नैदानिक मनोवैज्ञानिकों ने एक महत्वपूर्ण प्रश्न उठाया कि क्या संपूर्ण परहेज औषधि दुरुपयोग और निर्भरता का मात्र उपचार है, या व्यक्ति औषधि के उपयोग को अपने नियंत्रण में रखना सीख सकते हैं। इस प्रश्न पर काफ़ी वाद विवाद हुआ और यह वाद विवाद मद्यपानता के संदर्भ में अधिक हुआ। वॉटसन के अध्ययन ये बताते हैं कि परहेज तथा नियंत्रित मद्यपानता दोनों ही लक्ष्य कुछ ऐसे हैं जिन्हें प्राप्त करना काफ़ी मुश्किल है। इन दोनों तरह के उपचारों का मार्ग कुछ ऐसा है कि इससे मद्यपान व्यसनी को फायदा तो होता है, परंतु इसका पुनः पतन दर भी काफ़ी अधिक होता है। व्यक्ति फिर से शराब पीना प्रारंभ कर देता है, क्योंकि वो परहेज जो है वो बहुत अधिक तक नहीं कर पाता, उसमें आत्मनियंत्रण कम होता है। यद्यपि परहेज और नियंत्रित मद्यपानता दोनों ही लक्ष्यों उपचार के दृष्टिकोण से आदर्श माने गए हैं, फिर भी कुछ अध्ययन ये बताते हैं कि पुनः पतन दर ऐसे कार्यक्रम में काफ़ी उच्च देखा गया है। इसके बाद जो अगली चिकित्सा पद्धति है वो है सामाजिक सांस्कृतिक उपचार कार्यक्रम। कई अध्ययनों से ये पता चला है कि द्रव्य दुरुपयोग विकृति से संबद्ध अधिकतर लोग ऐसे सामाजिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि से आते हैं जिनमें निर्धनता, आक्रोश, हिंसा आदि अधिक होती है। अतः ऐसे लोगों को चिकित्सक द्वारा चिकित्सा उपलब्ध कराए जाते समय इन सब तथ्यों को विशेष रूप से ध्यान दिया जाता है और उसी के संदर्भ में उन्हें प्रशिक्षित और पुनर्प्रशिक्षित करने की कोशिश की जाती है। तो इसको सामाजिक सांस्कृतिक उपचार कार्यक्रम कहा गया है। अगला जो लास्ट इसमें विधि है वो है रोकथाम, कि औषधि दुरुपयोग के रोकथाम उपायों को भी उपचार के मार्ग में एक महत्वपूर्ण कदम बताया गया है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ड्रग एब्यूज़ के अनुसार औषधि दुरुपयोग को रोकने के लिए कई तरह के कार्यक्रम बनाए गए हैं, जिनकी प्रविधियां या टेक्निक्स तथा उद्देश्य अलग अलग हैं। कुछ कार्यक्रम तो ऐसे हैं जो औषधि के संपूर्ण परहेज पर बल डालते हैं, परंतु कुछ ऐसे हैं जो अल्प मात्रा में औषधि लेने की सिफारिश करते हैं, ड्रग्स लेने की सिफारिश करते हैं।
कुछ ऐसे भी कार्यक्रम हैं जिनमें कम उम्र में औषध ना लेने का सुझाव दिया जाता है, क्योंकि ऐसे कार्यक्रम की मान्यता यह होती है कि कम उम्र से ही औषधि लेने से उनमें वयस्कावस्था में औषधि दुरुपयोग की प्रवृत्ति बढ़ जाती है। औषध रोकथाम कार्यक्रम का केंद्र बिंदु व्यक्ति विशेष हो सकता है, जहां व्यक्ति को औषधि के अदुखद प्रभावों के बारे में बताया जाता है तथा इसका केंद्र बिंदु परिवार को बनाते हैं, जहां पर माता पिता को पारिवारिक कार्य के स्तर को उन्नत रखने के लिए उनमें कौशल विकसित करने पर बल डाला जाता है। तो इस तरह से इसकी रोकथाम के अनेक प्रयास किए जाते हैं, जिससे कि विशेष रूप से जो अल्कोहल का प्रयोग दिन पर दिन बढ़ता चला जा रहा है, उसकी रोकथाम के लिए सामाजिक सांस्कृतिक जो कार्यक्रम है वो काफ़ी उपयोगी साबित होते हैं, क्योंकि इसमें परिवार के सदस्यों को भी कई बार शामिल किया जाता है और समाज को शामिल किया जाता है। इस तरह से स्पष्ट होता है कि द्रव्य संबद्ध विकृतियों के उपचार के कई तरीके हैं। इनमें से सिर्फ कोई एक तरीका अपने आप में बहुत अधिक प्रभावशाली नहीं हो सकता है, अतः इनमें से कुछ टेक्निक्स को एक साथ मिलाकर यदि औषध दुरुपयोग मतलब ड्रग्स का अधिक उपयोग या ड्रग्स पर निर्भरता को रोकने का प्रयास किया जाता है, तो यह निश्चित रूप से अधिक गुणकारी साबित होगा। कॉमर और ओइमेड ने 1998 में अपने अध्ययनों में इसी तरह के तथ्य प्राप्त किए। तो आज मैंने आपको स्टूडेंट्स बताया कि किस तरह से द्रव्य संबद्ध जो विकृतियां हैं उनका उपचार किस तरह से किया जा सकता है। मुझे उम्मीद है आपको ये टॉपिक समझ में आ गया होगा। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स।